कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन मार पूरी होती है। और आज जो सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इसको पूरी सुनने के बाद शायद आप भी वही कहेंगे जो शब्द अभी मैंने कहे। एक महिला जिसका पति एक बीमारी के चलते ख़त्म हो जाता है। महिला के आगे खाने पीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ख़ुद को सरवाइव करने के लिए कोई सहारा न था। इवन उसके जो मायके वाले हैं और उसके जो ससुराल वाले हैं, सब ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसने किसी तरह ग्राम प्रधान के पास जाकर राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगवाई कि राशन कार्ड बनेगा तो उसको सरकारी जो कंट्रोल रेट हैं उस रेट पर राशन मिल जाएगा और दूसरे मनरेगा में दिहाड़ी नौकरी भी मिल जाएगी, जिससे कम से कम उसका अपना ख़र्चा और जीना जो खान पान है वो चल सकेगा। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने, दरिंदों ने, दूसरों की इज्जत आबरू पर नज़रें गड़ाने वाले गिद्धों ने एक के बाद एक करके पूरे 13 लोगों ने, जिसमें ग्राम प्रधान, सचिव, सेक्रेटरी, लिपिक, क्लर्क, बाबू, तमाम लोग शामिल थे। इन्होंने उसके राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 13 लोगों ने उसकी असमत से खेला, उसकी इज्जत से खेला, उसका बलात्कार किया, उसके जिस्म का सौदा किया। उसके बाद इन 13 लोगों को एड्स हो गया और जब इनको मालूम चला कि हम 13 को एड्स है, उसके बाद क्या हुआ ये कल्पना करना भी, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, उनके परिवार में कैसा माहौल रहा होगा, ये कल्पना करना भी मुश्किल। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। ये सनसनीखेज, दिल को झकझोरने वाली हैरत अंगेज जो घटना है, दरअसल यूपी के गोरखपुर से है। गोरखपुर, जहाँ से हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आते हैं, जहाँ से वो सांसद बने और जहाँ उनका जो मठ है, जहाँ वो काफ़ी वर्षों तक उन्होंने पूजा अर्चना की, बहुत वर्षों तक वहाँ रहे। गोरखपुर में गांव है भटहट। भटहट में 2015 में एक युवक, एक युवती की शादी होती है। दोनों की शादी बड़े हंसमुख खुश माहौल में हुई, दोनों के परिवारों की रजामंदी से हुई। दोनों चूँकि गरीब थे, लेकिन इतना उनकी आय थी, पति इतना कमा लिया करता कि दोनों आराम से मिलकर चैन से खा सकते थे। पति चूँकि रोज़गार के लिए, उसका शादी के पहले से ही मुंबई रहना होता था। मुंबई में रह के कारखाने में वो नौकरी कर रहा था। शादी के बाद भी उसका ये काम है बदस्तूर जारी रहा। कुछ महीने यहाँ रहता, कुछ महीने मुंबई रहता, ये सिलसिला उसका चल रहा था। दोनों का जीवन जो है चल रहा था। यहाँ आता, कुछ दिन पत्नी के साथ बिताने के बाद सीधे मुंबई लौट जाता। उनकी जो खुशी जीवन चल रहा था। अभी लगभग 1.5-2 वर्षों के बाद ये जो वक्त बहुत जल्दी निकला, क्योंकि खुशी का वक्त है, बहुत जल्दी निकल जाता है। दुख वाला जो टाइम है वो काटे नहीं कटता। 1.5 साल, लगभग 1.5 से 2 साल, ये इनके बहुत जल्द, लगभग एक पल में की तरह निकल जाते हैं। उसके बाद इनके जीवन में कुछ जो दुख हैं उनका आगमन होता है। जो पति है, इसकी बीमारी, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित था, इसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन इसने आज तक कभी अपना चेकअप नहीं कराया। ऐसे ही थैला छाप डॉक्टरों से दवा लेकर चल रहा था। कुछ वक्त के लिए आराम मिलता, फिर कुछ वक्त के लिए परेशानी बढ़ती, फिर आराम मिलता, यूँ उसका सिलसिला चल रहा था। बहुत जल्दी 2018 में, लगभग शादी के 3 वर्ष के बाद, पति की एक दिन अचानक असमय तबीयत खराब होने के चलते पति की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही पति की मृत्यु हुई, वैसे ही इस महिला के आगे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जो उसकी जीवन जो है, शादी के बाद जो जीवन उसने जीना शुरू किया था, नई दुनिया बसाई थी, एक नया घोंसला उसने सजाया था, नया घर बना था, तमाम सपने सोचे होंगे, सपने संजोए होंगे, वो सारे सपने उसके एक पल में चकनाचूर हो गए। सारे जो ख्वाब हैं वो टूट गए। उसके आगे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब पति की मृत्यु, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। पति की मृत्यु को कुछ दिन बीत चुके थे, अब कुछ महीने बीते। अब चूँकि विधवा औरत थी, बच्चे नहीं थे, अब ससुराल वालों ने इनसे किनारा करना शुरू किया। उसके बाद इनके जो मायके वाले हैं, उनके पास भी और बेटियां शादी करने को थीं और घर में खर्च थे। उन्होंने भी सोचा कि एक विधवा
बेटी को सारे जीवन कैसे हम घर में बैठ के खिला सकते हैं। ये सोचा, इसीलिए उन्होंने भी इस बेटी से किनारा किया। अभी जो महिला है ये उस पोजीशन पर खड़ी थी कि एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं, जाए तो कहाँ जाए। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इसने सोचा कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन चलता रहे, मेरी आय जो है इतनी हो जाए कि मैं अपने खुद का पेट पाल सकूं और दूसरे शौक़ ना करके, मकान ना बना करके अपना पेट पाल सकूं, अपने जो कपड़े लेते हैं, जो खाना दाना है उसकी व्यवस्था हो पाए। उसने गांव में किसी महिला से बात की। महिला ने कहा, तुम सबसे पहले अपना जो राशन कार्ड है, गरीबी रेखा वाला जो सरकार हमारे देश में जो राशन कार्ड देती है, जिससे सरकारी गल्ले की दुकान पर सस्ते कीमत में राशन मिलता है, वो कार्ड बनवा लीजिए। कार्ड बनने के बाद तुमको इतना राशन मिल जाएगा कि तुम्हारा कुछ दिन तक उससे आराम से गुजारा होगा। बाकी थोड़ा मोड़ा काम कर लिया करना, जिससे तुम्हारी जो जीवन है वो चलता रहेगा। उसको ये राय पसंद आई और सीधे एक रोज़गार सेवक के जरिए ग्राम प्रधान के पास पहुंची। ग्राम प्रधान के पास पहुंचती है, उससे कहती है, हमारा पति ख़त्म हो चुका है और मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है, कोई आय का सहारा नहीं है, खेती पाती नहीं है, लिहाजा मुझे आप मेहरबानी करके मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए, जिससे मेरी जो जीवन यापन है चलता रहेगा। ग्राम प्रधान उसको एक बार पूरी तरीके से सरसरी नज़र से उसको देखता है। 27 साल की एक खूबसूरत महिला थी। उसे कहता है कि तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसों का इंतज़ाम करना होगा, मुझे आगे देने होते हैं, तब बन पाएगा। क्योंकि महिला के पास एक पैसा नहीं था, बिल्कुल गरीब थी, जेब खाली थी। उसने कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर ग्राम प्रधान ने कहा, ठीक है, आप बैठो, मैं तुमको कुछ प्लान बताता हूँ। कुछ देर बैठने के बाद, थोड़ा खान पान के बाद, ग्राम प्रधान ने घुमा घुमा कर उसको सीधे इस गिद्ध ने उसकी जीवन को, उसकी जो अस्मत है, इज्जत है, उस पर अपनी नज़र को फोकस किया, केंद्रित किया और उससे कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुमको देखो, सीधे तौर पर मुझे घुमाकर बात करना नहीं आता है, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ, आपको मेरे साथ सोना होगा, मेरे साथ रहना होगा, उसके बाद तुम्हारा कार्ड बनवा दूंगा। अब महिला ने सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन उसने सोचा कि अब मेरे पास है क्या, पति है नहीं, नौकरी है नहीं, पैसा है नहीं, खेती है नहीं, काम है नहीं, यही एकमात्र सहारा है। तमाम दुखों से टूटी हुई, सहती हुई ये महिला, बेबस महिला, लाचार महिला, ये उस गिद्ध के झांसे में आ जाती है। ना चाहते हुए भी अपने जिस्म का सौदा करती है। उसके बाद अगले स्टेप के लिए जो राशन कार्ड है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कागज़ हैं, वो ग्राम प्रधान सचिव को भेज देता है। सचिव के पास जाती है, वो भी एक गिद्ध, इंसान के रूप में बैठा एक दरिंदा, एक गिद्ध। वो उसको देखता है, सरसरी नज़र डालता है, उसको देखता है कि महिला खूबसूरत है। उससे कहता है, आप, चूँकि सरकारी जो काम है वो बिन पैसे के मात्र 2% होते हैं। 98% काम जो है सरकारी जो काम है वो पैसे के बल पे होते हैं। इन सरकारी जो दफ्तर के बाबू हैं, क्लर्क हैं, चपरासी हैं, मुंशी हैं, मुनीम हैं, जो ऑफिसर हैं, इनको पैसे की इतनी लत लग चुकी है कि इनको कोई काम बिना पैसे के करना, इनको लगता है कि मैंने खुद के साथ धोखा किया है, खुद को धोखा दिया है। क्योंकि ये रिश्वतखोरी में इतने फंस चुके हैं, इतने दब चुके हैं कि इनको बिना रिश्वत के काम करना बहुत बड़ा बोझ लगता है। उसने भी पैसों की डिमांड की। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ग्राम प्रधान ने पहले ही सचिव को, चूँकि सचिव ग्राम प्रधान दोनों की जो ट्यूनिंग अच्छी होती है, दोनों के जो विकास कार्य का पैसा आता है उसके लिए दोनों की बात होती है, दोनों में बंदरबाड़ भी होती है। उसने इशारा किया कि इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ, जो उसने किया उसको इशारा कर दिया। उसने भी भाई डिमांड की। अब महिला ने सोचा, चलिए कोई बात नहीं, एक को तो मैंने अपनी इज्जत दे दी, अब मेरे पास क्या बचा। एक नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, मेरा काम तो हो जाना चाहिए। उसने फिर ना चाहते हुए सचिव से हाँ कह दी। उस सचिव ने भी उसको वक्त देकर उसके पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद अगले जो बाबू हैं उनके पास फाइल पहुंचती है। बाबू ने भी वही कहानी, इस तरीके से लगभग 13 जगह उसकी जो फाइल है, राशन कार्ड बनवाने की जो फाइल है, वो पहुंचती है। 13 जो लोग हैं, 13 के 13 मिलकर, बाबू, क्लर्क, चपरासी, मुंशी, मुनीम, ये सभी मिलकर इसके साथ राशन कार्ड बनवाने के नाम पर इसकी जिस्म से खेलते हैं। उसके बाद इन तमाम जो दरिंदगी की प्रक्रियाएं हैं, जो स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप, इनसे गुजरने के बाद 13 लोगों के साथ लेटने के बाद उस बेचारी का, विधवा महिला का, एक लाचार, मजबूर,
एक बेबस महिला, विधवा महिला का राशन कार्ड बन जाता है। वो राशन लेने लगती है, अपने घर आराम से रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो महिला है, इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तबीयत बिगड़ती है। फिर ये गांव के थैला छाप डॉक्टर से दवाई लेती है। उनकी दवाई से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गांव में अभी भी इतना जागरूकता नहीं है कि किसी बीमारी के होने पर अच्छे चिकित्सक से सलाह करके, परामर्श करके, कंसल्ट करके, बाकायदा जांच करा के बीमारी का इलाज किया जाए। वहाँ अमूमन लोग गंभीर बीमारी में भी थैला छाप के पास पहुंचकर उससे 2 गोलियां ले लेते हैं, हरी पीली गोली से ही गुजारा कर लेते हैं। वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन लंबे तौर के लिए उनको बीमारी अंदर बढ़ती रहती है। यहाँ भी यही हो रहा था, महिला लगातार बीमार हो रही थी। अब उसने सोचा क्यों ना ग्राम प्रधान से जाके कहूँ। वो सीधे ग्राम प्रधान के पास पहुँचती है, कहती है प्रधान जी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैंने बहुत दवाई करा ली है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो प्रधान चूँकि उसके साथ एक बार रिश्ता बना चुका था, फिर वो अपने एक परिचित के माध्यम से इसको सरकारी अस्पताल भेजता है। उसको कहता है कि वहाँ अपना टेस्ट कराओ, टेस्ट कराने के बाद जैसा वो मुझे बताना, फिर मैं तुमको बताऊंगा कहाँ जाकर दवा लेनी है। महिला सीधे पहुँचती है, वहाँ टेस्ट कराती है। उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है, तो जब डॉक्टर कहते हैं कि तुमको दरअसल में एड्स की लाइलाज गंभीर बीमारी है, तो महिला के पैरों की ज़मीन खिसक जाती है, उसको दिन में चक्कर आने लगते हैं, दिन में तारे नज़र आते हैं। वो ये सूचना फ़ौरन ग्राम प्रधान को देती है कि मुझे तो एड्स है। अब चूँकि ग्राम प्रधान जो उसने सुना, तो उसके भी कानों से धुआं निकला। उसको दिन में तारा नज़र आया, उसको मालूम था कि इस महिला के एड्स होने का क्या मतलब है। उसने फ़ौरन घबरा कर कहा नहीं तुमको एड्स नहीं हो सकता, तुम फ़ौरन जाकर दोबारा जांच कराओ। फिर उसने उसको दूसरी जगह जांच के लिए बोला। दूसरी जगह जब जांच की गई तो वहाँ भी उसको HIV पॉजिटिव आया, यानी एड्स निकला। उसने फिर प्रधान जी को कहा। अब प्रधान की हालत ऐसी हो गई मानो एक जिंदा मूर्ति बनकर रह गया हो। अब उसको यकीन हो गया था कि वाकई महिला को एड्स है। जब उसको एड्स है तो हमने उसके साथ क्या किया तो हमें क्या होगा, और बाकी जो 12 लोग और हैं भी उनको क्या हुआ। फिलहाल धीरे धीरे ये बात जो है प्रधान के माध्यम से सेक्रेटरी, सचिव, मुंशी, बाबू, क्लर्क सब तक पहुंची। सभी के पैरों तले ज़मीन खिसकी, सभी पागल हुए, सबका जीवन खराब हो गया। सबने सोचा कि अब करें तो क्या करें। हमने जो महिला के लिए साथ जो एक राशन कार्ड, जो हमारी जिम्मेदारी थी, जो हमारा फ़र्ज़ था, जिसके लिए हमें सरकार ईमानदारी से मोटी मोटी तनख्वाह देती है, सैलरी देती है, उस काम के एवज में हमने उसके जिस्म का सौदा किया। और हमारे साथ बदले में क्या हुआ। अभी सारे इकट्ठे होते हैं और डॉक्टर के पास अपनी ज़्यादा की जांच कराते हैं। हालांकि उनकी जांच की रिपोर्ट नहीं मिल पाई, लेकिन उन सबको एड्स हो गया था। उनके एड्स होने के बाद सवाल ये है कि उनकी पत्नियों को भी, जिनकी कोई गलती नहीं थी, कोई ख़ता नहीं थी, पत्नी के साथ रहे होंगे। तो जैसे महिला से इनको हुआ 13 लोगों को, लेकिन 13 लोगों की पत्नियों को भी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एड्स हुआ होगा। इस तरह से एक महिला की इज्जत लूटने के बदले एक मजलूम, लाचार, बेबस महिला, जिसका पति नहीं, माँ बाप नहीं, साथ में ससुराल वाले नहीं, बच्चे नहीं, खेतीबाड़ी नहीं, उस मजलूम का इन दरिंदों ने अपना कर्तव्य फ़र्ज भूलकर उसको सहायता देने के बदले उसके जिस्म से सौदा किया। और बदले में क्या मिला। इस घटना को जिसने भी सुना, जब वहाँ लोकल अखबार में खबर छपी, पूरे नेशनल मीडिया में खबर छपी, तो लोगों ने कहा बिल्कुल ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन मार भरपूर होती है। और 13 लोगों को एक मजलूम, बेबस, लाचार, विधवा महिला की ऐसी हाय लगी कि 13 को एड्स हो गया, 13 के 13 का जीवन नष्ट हो गया। और इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं, लेकिन मार बहुत होती है।